मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये हाइड्रोजन से संबंधित 6वां वीडियो है और इस वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे। एक तो रहेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड और दूसरा रहेगा हाइड्रोजन एज ए फ्यूल एंड हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन परऑक्साइड में सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद प्रिपरेशन यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण, प्रॉपर्टीज उसके गुण, प्यूरिफिकेशन, हाइड्रोजन परऑक्साइड जब निर्मित किया जाएगा तो उसका शोधन किस तरीके से होगा, स्टोरेज हाइड्रोजन परऑक्साइड का भंडारण, यूजेस उपयोग, स्ट्रक्चर संरचना और लास्ट में देखेंगे स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति या सांद्रता भी कह सकते हैं। तो ये तो रहा, इतना देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन की तरह किया जा सकता है, और हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड को सर्वप्रथम थेनार्ड ने बनाया था। थेनार्ड जल के निर्माण की नई नई विधियों की खोज कर रहे थे। उस दौरान अकस्मात उन्होंने देखा कि डाइल्यूट HCl और Na2O2 की पारस्परिक क्रिया से एक विशेष यौगिक प्राप्त हुआ। इस विशेष यौगिक को उन्होंने ऑक्सीजनेटेड वाटर कहा और यही हाइड्रोजन परऑक्साइड है। हाइड्रोजन परऑक्साइड जर्मीसाइड यानी कि जीवाणुनाशी और एंटीसेप्टिक यानी कि पूर्णरोधी होता है। अतः इसका मार्केट में या बाजार में जो 30% विलयन होता है वो परहाइड्रॉल के नाम से मिलता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में विरंजी कारक गुण भी पाया जाता है, अतः इसका उपयोग बालों, ऊन आदि की विरंजन में भी किया जाता है। तो मुख्य बात यह है कि इसका बाजारू नाम परहाइड्रॉल होता है। अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण। मेरे बेटे अब हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का निर्माण, और उसमें सबसे पहले देखते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधियों में पहली विधि है बाई सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4 में मिलाने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। Na2O2 प्लस H2SO4 डाइल्यूट एंड कूल changes into Na2SO4 plus H2O2। हाइड्रोजन परऑक्साइड Na2O2 विलयन को बूंद बूंद करके कोल्ड एंड डाइल्यूट H2SO4 में मिला। दूसरी विधि है
मर्क्स मेथड। मर्क विधि में बेरियम परऑक्साइड विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। बेरियम परऑक्साइड विलयन में CO2 प्रवाहित कर BaO2 प्लस H2O प्लस CO2 changes into BaCO3 plus H2O2। तीसरी विधि है फ्रॉम हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड। हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड का अड़सूत्र होता है BaO2 0.8 H2। इसमें हम बिंदुवत H2SO4 मिलाएं तो बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। जल की अधिकता को वाष्पीकृत करके पृथक किया जाता है। तो हाइड्रेटेड बेरियम परऑक्साइड में dilute H2SO4 मिलाकर तथा जल की अधिकता को वाष्पीकृत कर H2SO4 H2O2 के विघटन को उत्प्रेरित कर, साथ ही साथ बेरियम सल्फेट बेरियम ऑक्साइड की एक परत बना देगा। इसलिए H2SO4 का प्रयोग बहुत अधिक अच्छा नहीं है। इसके स्थान पर दुर्बल अम्ल जैसे कार्बोनिक अम्ल H3PO4 आदि का प्रयोग किया जा सकता है, ताकि जो H2O2 का उत्पादन है वो अधिकता से हो सके। ये तो रही H2O2 यानी कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के निर्माण की औद्योगिक विधि। हाइड्रोजन परऑक्साइड के औद्योगिक स्तर पर निर्माण की पहली विधि कहलाती है by electrolysis of dilute H2SO4। dilute H2SO4 के
विद्युत अपघटन द्वारा dilute H2SO4 का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में कराने पर, dilute का मतलब 50% H2SO4 का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में कराने पर एनोड पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है और पर डाइसल्फ्यूरिक अम्ल के जल अपघटन से हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त होता है। 50% H2SO4 का विद्युत अपघटन प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में कराने पर पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8 प्राप्त होता है। जो जल अपघटित होकर H2O2 देगा। H2SO4 का dilute means 50%। विद्युत अपघटन कराएंगे प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों की उपस्थिति में, तो एनोड जो कि धनावेशित होता है और कैथोड जो कि ऋणावेशित होता है, इन दोनों पर होने वाली अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो H2SO4 के वियोजन से H प्लस और HSO4 माइनस आयन बनेंगे। H प्लस आयन ऋणावेशित प्लेट पर जाएगा और HSO4 माइनस आयन्स धनावेशित प्लेट पर जाएंगे। धनावेशित प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तभी तो धनावेशित होगी। इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर जो आयन पहुंचेंगे उन पर जो अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये प्लेट खींच लेती है और H2S2O8 बनेगा। इसी को कहते हैं पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और जो ऋणावेशित प्लेट होती है उस पर पहुंचते हैं H प्लस आयन। H प्लस आयन ऋणावेशित प्लेट पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तभी ऋणावेश होगा। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है उससे इलेक्ट्रॉन H प्लस आयन से जुड़ जाते हैं और हाइड्रोजन निर्मुक्त हो, यानी कि एनोड पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिला और कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती है। पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड जल अपघटित होकर हाइड्रोजन परऑक्साइड देता है। तो ये तो रहा बाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute H2SO4। अब हम देखेंगे बाई ऑटो ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन परऑक्साइड के निर्माण की दूसरी औद्योगिक विधि है
बाई ऑटो ऑक्सीडेशन। स्वतः ऑक्सीकरण मेथड विधि। इस विधि में 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण किया जाए। एंथ्रेसीन का सूत्र ये होता है। इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो नंबरिंग यहां से की जाती 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। 9 10। यहां पर OH और यहां पर OH, तो इसे कहेंगे एंथ्राक्विनॉल। और यहां पर सेकेंड पोजीशन पर C2H5 ग्रुप जुड़ा हो तो इसे कहते हैं 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल का वायु द्वारा ऑक्सीडेशन होने पर एक तो प्राप्त होता है 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल, इथाइल एंथ्राक्विनॉल, और साथ ही साथ मिलता है H2O, हाइड्रोजन परऑक्साइड। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल का अपचयन हाइड्रोजन के द्वारा पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाए तो 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल मिलता है। और जब ऑक्सीकरण किया जाता है इसका तो 2-एथिल एंथ्राक्विनॉन, यहां पर नॉन होगा क्योंकि जब कीटो ग्रुप होता है तो ऑन आता है और OH ग्रुप होता है तो ऑल आता है। तो 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल ऑक्सीकरण वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर 2-एथिल एंथ्राक्विनॉन और साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जब 2-एथिल एंथ्राक्विनॉन का अपचयन किया जाता है हाइड्रोजन और पैलेडियम द्वारा तो 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल प्राप्त। इस तरीके से इस विधि में 2-एथिल एंथ्राक्विनॉल के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त हुई। 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉल का वायु द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर हाइड्रोजन परऑक्साइड तथा 2-इथाइल एंथ्राक्विनॉन प्राप्त होता है। टू इथाइल एंथ्राक्विनॉन
H2 इम्पीडेंस ऑफ पैलेडियम द्वारा रिड्यूस कराने पर, अपचेत कराने पर 2-ethyl एंथ्राकीनोल देता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि 2-ethyl एंथ्राकीनोल का ऑक्सीकरण कराने पर 2-ethyl एंथ्राकीनोल और H2O2 मिलेगा, और इसका फिर से अपचयन करा देंगे तो ये मिलेगा, और इससे फिर ऑक्सीकरण कराएंगे तो इस तरीके से ही स्वतः ऑक्सीकरण विधि द्वारा हाइड्रोजन परऑक्साइड प्राप्त किया। ये तो रहा प्रिपरेशन ऑफ H2O2। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड के गुण। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के भौतिक गुण। हाइड्रोजन परऑक्साइड शुद्ध अवस्था में हल्के नीले रंग का द्रव होता है। यह रंगहीन तथा गंधहीन होता है। कंसंट्रेटेड H2O2 त्वचा के संपर्क में आने पर फफूंदी उत्पन्न करता है। जल की तुलना में H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अधिक होती है और प्रबल होती है, इसलिए यह जल तथा अल्कोहल में विलीन होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रबलता के कारण ही क्वथनांक का क्रम निम्नानुसार होता है। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2O2 की, उससे कम D2O यानी कि भारी जल की, और सबसे कम होती है H2O। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का क्रम हुआ वो ये हो गया, सबसे ज्यादा H2O2 का बॉइलिंग पॉइंट होगा, उससे कम ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल का होगा, और उससे भी कम बॉइलिंग पॉइंट होता है H2O यानी कि जल का। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये आसानी से वियोजित हो जाता है, अतः इसे गहरे रंग की बोतलों में ठंडे स्थानों पर और अंधेरे में रखा जाता है। H2O2 का वियोजन कम हो इसलिए उसमें स्थायी कारक मिलाया जाता है, और यूरिया का प्रयोग स्थायी कारक की तरह किया जाता है। ये तो रहे H2O2 के भौतिक गुण। अब हम H2O2 के रासायनिक गुणों को देखें। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो उसमें पहली है डिकम्पोजिशन या अपघटन। हाइड्रोजन परऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अथवा गर्म किए जाने पर विघटित होता है और H2O और ऑक्सीजन देता है। 2H2O2 चेंजेस इनटू 2H2O प्लस O2। यह अभिक्रिया प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, Fe, MnO2 के द्वारा उत्प्रेरित होती है, यानी कि ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। इस विघटन को बढ़ाते हैं तो इन्हें कहा जाता है डीस्टेबलाइजर्स। ये ऑफ H2O2 की ये डीस्टेबलाइजर है, अस्थायी कारक। प्लेटिनम, गोल्ड, कॉपर, आयरन, MnO। साथ ही साथ यह अभिक्रिया मेटल आयंस के द्वारा भी उत्प्रेरित होती है, जैसे Ni2+, Pt2+। और ट्रेसेस ऑफ एल्कलीस, एल्कली या क्षारों की अल्प मात्रा द्वारा, सूक्ष्म मात्रा द्वारा, ये सभी H2O2 के डीस्टेबलाइजर हैं, या ये कहें इस अभिक्रिया के कैटलिस्ट हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट। दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। इस अभिक्रिया के लिए जो नेगेटिव कैटलिस्ट है
या उन्हें स्टेबलाइजर्स ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के स्थायी कारक भी कह सकते हैं। तो वो है H3PO4, C2H5OH, ग्लिसरॉल, यूरिया, एस्टर। जब H2O2 का भंडारण किया जाता है तो उसे कांच अथवा प्लास्टिक की रंगीन बोतलों में, जिनके भीतरी सतह पर मोम का अस्तर होता है, उसमें रखा जाता है। साथ ही साथ यूरिया को उसमें डाल दिया जाता है, क्योंकि यह स्थायी कारक होता है, मतलब इस अभिक्रिया को संपन्न नहीं होने देता या इस अभिक्रिया के लिए नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करता है। ये तो रहा डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का विघटन। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर या अम्लीय प्रकृति। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड द्विक्षारकीय अम्ल होता है, डाई बेसिक एसिड, और जब यह वियोजित होता है तो पहले तो एक प्रोटॉन निकलता है और हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन मिलता है। फिर हाइड्रो पर ऑक्साइड के वियोजन से दूसरा प्रोटॉन निकलता है और पर ऑक्साइड आयन प्राप्त होता है। जब हाइड्रो पर ऑक्साइड आयन द्वारा लवण बनता है तो उसे कहा जाता है हाइड्रो पर ऑक्साइड लवण। जैसे NaHO2 और ये इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रो पर ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो पर ऑक्साइड। और दूसरा लवण होगा Na2O2, इसे कहेंगे सोडियम पर ऑक्साइड। तो इस तरीके से लवणों की दो सीरीज बनती हैं, एक हाइड्रो पर ऑक्साइड और दूसरा पर ऑक्साइड। कंसंट्रेटेड H2O2 नीले लिटमस को लाल कर देता है, लेकिन H2O2 का विलयन लिटमस के प्रति उदासीन है। यह क्षारों के साथ तथा कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके संगत उत्पाद देता है। जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम पर ऑक्साइड बनता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करता है तो बेरियम पर ऑक्साइड बनता है, सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो सोडियम पर ऑक्साइड प्राप्त होता है। इन अभिक्रियाओं में धात्विक परमाणु द्वारा हाइड्रोजन का विस्थापन है, जिससे इसकी अम्लीय प्रकृति की पुष्टि होती है। धात्विक परमाणुओं द्वारा हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन अम्लीय प्रकृति की पुष्टि करता है। साथ ही साथ जो लास्ट अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का बनना ये प्रदर्शित कर रहा है कि H2O2 H2CO3 यानी कि कार्बोनिक अम्ल की तुलना में अधिक शक्तिशाली अम्ल है। अंतिम समीकरण में अंतिम अभिक्रिया में
CO2 का निर्माण यह स्पष्ट करता है कि H2O2 H2CO3 से अधिक अम्लीय होता है। ये तो रहा अम्लीय प्रकृति। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक की भांति और अपचायक की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के साथ संयोग करता है और H2O बनाता है। फेरस आयन को फेरिक आयन में परिवर्तित कर देता है। सल्फाइड आयंस को सल्फेट आयंस में परिवर्तित कर देता है। अम्लीय माध्यम में इन समीकरणों को संतुलित करना है, और संतुलित कैसे किया जाता है ये हम लोग यूनिट 8 यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर केवल इतना ध्यान देना है कि फेरस को फेरिक में परिवर्तित करता है, सल्फाइड आयन को सल्फेट आयन में परिवर्तित करता है, और साथ ही साथ H2O बनता है। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन परऑक्साइड इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका अपचयन हो जाता है, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इस तरह यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो क्षारीय माध्यम में ये इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करता है और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाता है। जैसे फेरस आयन को फेरिक आयन में बदलता है और हाइड्रॉक्सिल आयन बनता है। Mn2+ को Mn4+ आयंस में कन्वर्ट करता है और OH- आयन बनता है। अब हम देखेंगे अपचायक गुण, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। अम्लीय माध्यम और क्षारीय दोनों माध्यमों में यह अपचायक का कार्य करता है। अम्लीय माध्यम में H2O2 O2 2H+ आयंस और 2 इलेक्ट्रॉन्स देता है। जो ये इलेक्ट्रॉन निकल रही हैं ये अन्य पदार्थ के साथ जुड़ते हैं और उसका अपचयन कर देते हैं और इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। तो इस तरह अम्लीय माध्यम में यह अपचायक का कार्य करता है। इसके द्वारा निकले हुए इलेक्ट्रॉन अन्य पदार्थों के साथ संयोग करते हैं, जिससे अन्य पदार्थों का अपचयन हो जाता है। MnO4- आयन यानी कि परमैंगनेट आयन को Mn2+ आयन में परिवर्तित कर देता है। HOCl यानी कि हाइपोक्लोरस अम्ल को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है। बेसिक मीडियम में यानी कि क्षारीय माध्यम में H2O2 OH- आयन से संयोग करता है और 2H2O + O2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं। परमैंगनेट आयन को मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है। आयोडीन को आयोडाइड आयन में परिवर्तित कर देता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन निकलती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब अम्लीय माध्यम होता है तो H2O बनता है। जब क्षारीय माध्यम होता है और ये ऑक्सीकारक का कार्य करता है
तो OH माइनस आयन बनेगा। और जब ये अपचायक का कार्य करता है तो अम्लीय और क्षारीय दोनों माध्यमों में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। ये तो रहा ऑक्सीकारक तथा अपचायक गुण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ओजोन। हाइड्रोजन परऑक्साइड ओजोन के साथ क्रिया करता है जिससे दोनों ही अपचयित हो जाते हैं। दोनों का अपचयन होता है। H2O2 plus O3 changes into H2O plus 2O। ये एक विशेष अभिक्रिया है, इसमें दोनों का ही अपचयन होगा। जनरली एक का अपचयन होता है और दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में दोनों एक दूसरे को अपचयित करते हैं। अब हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पर आते हैं। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड का विरंजी कारक गुण, ब्लीचिंग कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के वियोजन से H2O तथा नवजात ऑक्सीजन मिलती है। रंगीन पदार्थ नवजात ऑक्सीजन से संयोग करके रंगहीन हो जाता है। इसके द्वारा वूल, सिल्क, फेदर, हेयर, पेपर पल्प, इवोरी आदि का विरंजन किया जाता है। ऊन है, सिल्क है, पंखे हैं, बाल हैं, इन सभी कोमल वस्तुओं का विरंजन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा होने वाली ब्लीचिंग ऑक्सीडेटिव होती है, ऑक्सीकारक प्रकृति की होती है, इसलिए यह स्थायी ब्लीचिंग है या स्थायी विरंजन होता है। यह ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग है। अतः यह स्थायी है। ब्लीचिंग दो तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। रिडक्टिव ब्लीचिंग में रिडक्शन के कारण पदार्थ का रंग गायब हो जाता है और जैसी पदार्थ वायु के संपर्क में आता है वैसे उसका वायु की ऑक्सीजन के द्वारा पुनः ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे रंग पुनः प्राप्त होता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव ब्लीचिंग में पुनः रंग प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये स्थायी होती है, और जो रिडक्टिव ब्लीचिंग होती है वो अस्थायी होती है। ये तो रहा
केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। अब हम स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड को देखेंगे, अर्थात हाइड्रोजन परऑक्साइड का भंडार। मेरे बेटे अब हम देखेंगे स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का भंडार। हाइड्रोजन परऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे विघटित होता है और विघटन का समीकरण है 2H2O2 चेंजेस इनटू 2H2O प्लस O। यह अभिक्रिया धात्विक पृष्ठों और क्षार की अल्प मात्रा द्वारा उत्प्रेरित होती है। धात्विक पृष्ठों का मतलब धातु की सतह के द्वारा, और क्षार की अल्प मात्रा जो कि कांच में उपस्थित होती है उसके द्वारा यह अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है, तीव्रता के साथ संपन्न होने लगती है। अतः इसे ऐसे पात्रों में रखा जाता है जिनकी भीतरी सतह पर मोम का अस्तर, साथ ही साथ वे पात्र प्लास्टिक के बने हुए हों और गहरे रंग के हों ताकि प्रकाश का सीधा संपर्क ना हो। उपरोक्त अभिक्रिया धात्विक पृष्ठों मेटल सरफेसेस तथा क्षारों की सूक्ष्म मात्रा ट्रेसेस ऑफ एल्कलीज जो कि कांच में उपस्थित होती है के द्वारा उत्प्रेरित होती है। अतः इसे कांच अथवा प्लास्टिक के ऐसे पात्रों में रखा जाता है जिनमें मोम का अस्तर, और यह अभिक्रिया धूल के द्वारा विस्फोटक हो सकती है, बहुत ही ज्यादा तीव्रता के साथ संपन्न हो सकती है। अतः इसे धूल से बचा करके रखते हैं। इस प्रकार ओवरऑल अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कांच अथवा प्लास्टिक के ही रंगीन बोतलों में, जिनके भीतरी सतह पर मोम का अस्तर लगा हो, ठंडे और अंधेरे स्थान पर रखा जाए। धूल की उपस्थिति में विघटन अभिक्रिया विस्फोटक हो जाती है। अतः इसे धूल से दूर रंगीन बोतलों में, धूल से दूर कांच अथवा प्लास्टिक की मोम के अस्तर युक्त रंगीन बोतलों में ठंडे एवं अंधेरे स्थानों पर रखा जाता है। मैंने यहां पर ये बताया था कांच अथवा प्लास्टिक के ऐसे पात्रों में रखा जाता है जिनमें मोम का अस्तर लगा हो। तो मोम के अस्तर युक्त कांच अथवा प्लास्टिक की रंगीन बोतलों में अंधेरे एवं ठंडे स्थानों पर रखा जाता है। ये तो रहा H2O2 का भंडारण। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग। मेरे बेटे अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड के उपयोग। हाइड्रोजन परऑक्साइड जर्मिसाइड और एंटीसेप्टिक होता है, यानी कि जीवाणुनाशी और कूटरोधी होता है। अतः इसका उपयोग कटे हुए अंगों, घावों, दांतों, कानों आदि की सफाई में किया जाता है और साथ ही साथ गरारे करने के काम आता है। जब गले में कुछ अवरोध उत्पन्न होता है तो H2O2 का गरारा किया जाता है। H2O2 बाजार में परहाइड्रॉल के नाम से बेचा जाता है, या ये कहें कि इसका कॉमर्शियल नेम परहाइड्रॉल होता है। और परहाइड्रॉल 30% H2O2 विलयन होता है। यह जर्मिसाइड तथा एंटीसेप्टिक होता है। अतः इसका उपयोग कटे अंगों, घावों, दांत, कान आदि को धोने
तथा गरारा करने में किया जाता है। इसका बाजारू नाम परहाइड्रॉल होता है, और जो परहाइड्रॉल होता है वो 30% H2O2 सोल्यूशन। दूसरा है क्लोरीन को हटाने में एंटी क्लोर की तरह। खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण रसायन में, प्रदूषण को नियंत्रित करने में तथा घरेलू और औद्योगिक कचरे के उपचार में किया जाता है। रॉकेट तथा पनडुब्बी में यह ईंधन और प्रणोदक यानी कि प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग किया जाता है। प्रणोदक वो पदार्थ होते हैं जो विशेष पदार्थों के साथ क्रिया करके बड़ी मात्रा में गैस उत्पन्न करते हैं। उत्पन्न गैस जब निकलती है तो रॉकेट की गति बढ़ जाती है। प्रणोदक के रूप में यह अल्कोहल, पेट्रोल, हाइड्रोजन आदि का ऑक्सीकरण करता है। जैसे हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीकरण करेगा तो नाइट्रोजन और H2O बनता है। निर्मित गैस का आयतन बहुत ज्यादा होता है, और जब यह गैस निकलती है तो रॉकेट की स्पीड बढ़ जाती है। लेड पेंटिंग्स के रंग को पुनः प्राप्त करना। लेड पेंटिंग्स का रंग वातावरण में उपस्थित H2S के साथ क्रिया करके काला पड़ जाता है। अगर लंबे समय तक लेड पेंटिंग्स वातावरण के संपर्क में रहती हैं तो वायु में उपस्थित H2S लेड के साथ क्रिया करती है और लेड सल्फाइड बनाती है। लेड सल्फाइड काले रंग का होता है, जिससे वो पेंटिंग काले रंग की हो जाती है। जब H2O2 का प्रयोग किया जाता है तो रंग पुनः प्राप्त हो जाता है। ये तो रहा H2O2 के उपयोगों के बारे में। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 की संरचना। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। एक्सरे एनालिसिस से ज्ञात होता है कि H2O2 एक अध्रुवीय अणु है। इसकी संरचना खुली किताब की तरह होती है, इस तरह, जिसमें OH बंध पृष्ठों पर तथा परऑक्साइड बंध अक्ष पर होगा। यहां पर परऑक्साइड बंध होगा और OH बंध किताब के पृष्ठ पर होंगे। एक्सरे एनालिसिस से ज्ञात होता है कि H2O2 एक अध्रुवीय नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसकी संरचना खुली किताब की तरह होती है, जिसमें OH बंध पृष्ठों पर तथा परऑक्साइड बंध अक्ष पर होगा। परऑक्साइड बंध अक्ष पर होगा और OH बंध पृष्ठों पर होगा। गैस अवस्था और ठोस अवस्था में विभिन्न पैरामीटर्स निम्नानुसार होते हैं। OH बॉन्ड लेंथ 95 पिकोमीटर होती है गैसियस फेज में, और सॉलिड फेज में OH बॉन्ड लेंथ 98.8 पिकोमीटर होती है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की वैल्यू होती है 147.5 पिकोमीटर, और सॉलिड फेज में 145.8 पिकोमीटर। अगर हम बॉन्ड एंगल देखें OOH बॉन्ड एंगल गैसियस फेज में 94.8 डिग्री होता है और सॉलिड फेज में 101.9 डिग्री होता है। डाइहेड्रल एंगल देखा जाए, डाइहेड्रल एंगल का मतलब होता है ये एंगल। तो इस एंगल को अगर हम देखेंगे प्लेन्स
के बीच का जो एंगल होता है वो डाईहेड्रल एंगल कहलाता है, पृष्ठ कोण भी कह सकते हैं। तो ये जो डाईहेड्रल एंगल है वो गैसियस फेज में होता है 111.5 डिग्री और सॉलिड फेज में होता है 90.2 डिग्री। ये तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ H2O2। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। मेरे बेटे अब हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड की शक्ति। हाइड्रोजन परऑक्साइड की स्ट्रेंथ को कई तरह से प्रदर्शित किया जाता है। एक कहलाती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ, एक्स वी H2O2 या एक्स वॉल्यूम H2O2 से प्रदर्शित करते हैं। आयतन में शक्ति। दूसरा होता है ग्राम प्रति लीटर स्ट्रेंथ, ग्राम प्रति लीटर शक्ति। और तीसरी होती है प्रतिशत स्ट्रेंथ, प्रतिशत शक्ति। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब होता है अगर किसी बोतल पर X वॉल्यूम H2O2 लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि इसके 1 लीटर के सामान्य ताप दाब पर वियोजन से X लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। X वॉल्यूम या X आयतन H2O2 का तात्पर्य है कि इस H2O2 विलयन के 1 लीटर आयतन का STP पर वियोजन करने पर X लीटर ऑक्सीजन प्राप्त होगी। यदि किसी बोतल पर 10 आयतन H2O2 लिखा है तो इसका तात्पर्य है कि इस विलयन के 1 लीटर का STP पर वियोजन करने पर 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। किसी पर 15 आयतन H2O2 लिखा है तो उस विलयन के 1 लीटर का जब STP पर वियोजन किया जाएगा तो 15 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। अब अगर हम इक्वेशन देखें तो इसके वियोजन का समीकरण होता है 2H2O2 चेंजेस इनटू 2H2O प्लस O2। स्टोकियोमेट्री के टर्म्स में देखा जाए तो 2 मोल H2O2 के वियोजित होंगे तो 1 मोल ऑक्सीजन मिलेगी, या इसी को लिखें तो 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। अगर 1 लीटर ऑक्सीजन देखें कितने H2O2 से मिलेगी तो उसका द्रव्यमान हो जाएगा 2/22.4
या 1/11.2 मोल्स। 22.4 लीटर मिलती है 2 मोल से, इसलिए 1 लीटर मिलेगी तो 2/22.4 मोल्स। अब अगर x लीटर के लिए निकालेंगे कि मोल कितने होंगे, यानी कि H2O2 का द्रव्यमान कितना होगा, तो हो जाएगा x/11.2 मोल। अब अगर इस विलयन की मोलैरिटी लिखें तो मोलैरिटी बराबर होता है 1 लीटर विलयन में मोलों की संख्या। और 1 लीटर विलयन के वियोजन से ही x लीटर मिल रही है, और x लीटर मिलेगी इस समीकरण के अनुसार x/11.2 मोल से। तो इसका मतलब हो गया कि जो H2O2 का विलयन है उसके 1 लीटर में x/11.2 मोल उपस्थित है। तो इसकी मोलैरिटी हो जाएगी x/11.2। या अगर इसी को लिखें तो हम लिख सकते हैं x = 11.2 इंटू मोलैरिटी। अब हम नॉर्मलिटी के पदों में देखेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी। तो चूंकि नॉर्मलिटी = होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, और H2O2 के लिए n फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि ये डाई बेसिक एसिड होता है, द्विक्षारकीय अम्ल है, तो इसलिए NF की वैल्यू हो जाएगी 2। और मोलैरिटी की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं x/11.2 इंटू 2, और इट विल बी इक्वल टू x/5.6। इससे स्पष्ट है कि आयतन में सांद्रता बराबर होगी 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। अब हम ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालेंगे। ग्राम प्रति लीटर शक्ति का मतलब होता है पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में और आयतन लीटर। चूंकि मोलैरिटी बराबर होती है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार या मोलर द्रव्यमान गुणा आयतन लीटर, बराबर हो जाएगा पदार्थ का भार यानी कि H2O2 का भार बटे H2O2 का मोलर द्रव्यमान होता है 34 ग्राम प्रति मोल। m अगर H2O2 निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा 17 2 जा 34 16 2 जा 32, तो ओवरऑल आ जाएगा 34 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। सो W/V in liter will be equal to 34 इंटू मोलैरिटी, और मोलैरिटी की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो थी x/11.2। x/11.2 इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 340x/112, और इट विल बी इक्वल टू 170/56 इंटू x। तो इस तरीके से हमें मिल गया
ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ बराबर 170/56 इंटू एक्स। अब हम परसेंटेज स्ट्रेंथ देखेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट, या यहां पर H2O2 है तो मास ऑफ H2O2 इन 100 ml H2O2 solution। H2O2 विलयन के 100 ml में H2O2 का द्रव्यमान, और हमने 1 लीटर में द्रव्यमान निकाला है। तो चूंकि 1 लीटर या 1000 ml में H2O2 का द्रव्यमान बराबर 170/56 इंटू आयतन में सांद्रता, इसलिए 100 ml में H2O2 का द्रव्यमान, यही द्रव्यमान हो जाएगा परसेंटेज स्ट्रेंथ, बराबर हो जाएगा 170/56 इंटू 1000 इंटू एक्स इंटू 100। और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें परसेंटेज स्ट्रेंथ मिल जाएगी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1000 है यहाँ पर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल। 1000 था, मैंने गलती से 100 लिख दिया था, तो 1000 में ये 2 जीरो है वो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और हमको मिल जाएगा 17/56x। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर x वॉल्यूम H2O2 है तो उसके लिए एक फार्मूला तो हुआ मोलरिटी का, मोलरिटी के टर्म्स में x = 11.2 इंटू मोलरिटी। नॉर्मलिटी के टर्म में हो जाएगा x = 5.6 इंटू नॉर्मलिटी। ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ हो जाएगी 170/56 इंटू एक्स, और परसेंटेज स्ट्रेंथ हो जाएगी 17/56 इंटू एक्स। ये डिफरेंट फार्मूलीज हैं और इन्हीं के बेसिस पे हम स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड से संबंधित एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और इसमें दिया गया है 20V H2O2 विलयन के लिए मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता तथा प्रतिशत सांद्रता की गणना की। तो मैंने आपको बताया था कि आयतन में सांद्रता और मोलरता के बीच में जो संबंध होता है वो है x = 11.2 m। इसमें x वॉल्यूम कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 है या वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और m मोलैरिटी यानी कि मोलरता। नॉर्मलता और वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच का संबंध होता है x = 5.6 इंटू n। इसमें n नॉर्मलिटी है और x वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन के लिए मैंने बताया था स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर = 170/56 into volume strength, and its unit will be gram per liter।
और हमने प्रतिशत सांद्रता बताई थी 17/56 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू इसमें दी गई है 20। जो आयतन में सांद्रता है या वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसका मान दिया गया 20। सो द वैल्यू ऑफ मोलरिटी विल बी x/11.2 विच इज इक्वल टू 20/11.2 और इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1.78 मोल पर लीटर। वीडियो की लेंथ अधिक ना हो इसलिए कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा। तो मैंने इसे सॉल्व करके आंसर निकाले हैं, आप भी निकाल के देखें। नॉर्मलिटी n विल बी इक्वल टू x/5.6। x वॉल्यूम स्ट्रेंथ है और उसकी वैल्यू है 20। ये हो जाएगा 20/5.6। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 3.56 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। अगर हम ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ निकालेंगे तो ये हो जाएगा 170/56 इंटू 20 ग्राम पर लीटर एंड इट्स वैल्यू विल बी 60.7 ग्राम पर लीटर। इसे सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट है परसेंटेज स्ट्रेंथ विल बी 17/56 इंटू 20। ऑन सॉल्विंग वी गेट 6.07%। ये तो रहा हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। मेरे बेटे अब हम देखेंगे हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, हाइड्रोजन ईंधन की तरह। प्रति ग्राम डाई हाइड्रोजन के दहन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा 142 किलो जूल होती है और यह ऊर्जा अन्य ईंधनों जैसे एलपीजी, मीथेन, ऑक्टेन आदि से अधिक होती है। अगर हम ऊर्जा के क्रम को देखें या कैलोरीफिक वैल्यू को देखें, कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है निश्चित द्रव्यमान, ईंधन के निश्चित द्रव्यमान के दहन से प्राप्त ऊर्जा। तो कैलोरीफिक वैल्यू का क्रम इस तरह होता है। सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है ऑक्टेन की, उससे ज्यादा होती है एलपीजी की, उससे ज्यादा होती है मीथेन की और सबसे ज्यादा होती है डाई हाइड्रोजन। हाइड्रोजन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा पेट्रोल के समान द्रव्यमान के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा से अधिक होती है और लगभग 3 गुना अधिक होती है, 3 गुना अधिक होती है। किंतु हाइड्रोजन को इकट्ठा करने के लिए, संपीड़ित हाइड्रोजन को इकट्ठा करने के लिए जो टैंक का भार होता है वो पेट्रोल के समान द्रव्यमान वाले टैंक से, मतलब उस टैंक से जिसमें जितनी हाइड्रोजन की मात्रा है उतनी ही पेट्रोल की मात्रा हो, तो पेट्रोल के समान द्रव्यमान से 30 गुना अधिक होगी। यानी कि जिस टैंक में हाइड्रोजन को स्टोर किया जाएगा और जिस टैंक में पेट्रोल को स्टोर किया जाएगा, तो हाइड्रोजन वाले टैंक का भार 30 गुना अधिक होगा। अतः इसके लिए महंगे रोधी टैंकों की आवश्यकता है। हाइड्रोजन के भंडारण के लिए प्रयोग किए जाने वाले टैंक Na-Ni5, TiH2, टाइटेनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, MgH2 आदि के टैंकों का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोजन के दहन में पेट्रोल की तुलना में पॉल्यूटेंट्स कम होते हैं। पेट्रोल में कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जबकि हाइड्रोजन में अशुद्ध रूप में नाइट्रोजन होने के कारण नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही होती है।
और यदि टैंक में थोड़ी सी मात्रा में जल को इंजेक्ट कर दिया जाए, भेज दिया, थोड़ी सा जल डाल दिया जाए, तो वह ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की क्रिया को रोक देता है, जिससे इन अशुद्धियों का निर्माण भी रुक जाता है। कहने का तात्पर्य है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का निर्माण रुक जाता है। ये तो रहा हाइड्रोजन का ईंधन की तरह उपयोग। इस तरह हमने देखा कि हाइड्रोजन पेट्रोल की तुलना में उत्तम ईंधन है, क्योंकि इससे एक तो प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। मेरे बेटे, अब हम देखेंगे हाइड्रोजन इकोनॉमी यानी हाइड्रोजन अर्थशास्त्र। हाइड्रोजन इकोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1970 में जॉन बॉक्रिस ने किया था। हाइड्रोजन एक ईंधन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। सामान्यतः जो पारंपरिक ईंधन के स्रोत हैं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन ऑयल है, ये सभी जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो जीवाश्म ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होती है और निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड लगातार वातावरण में पहुंचकर वातावरण के ताप को बढ़ा रही। इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो जहां पर ग्लेशियर है वहां की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र के निकटवर्ती देशों के डूबने का भय। अर्थात जीवाश्म ईंधनों के दहन से प्राप्त होने वाली CO2 भविष्य में मानव प्रजाति के लिए खतरा है। तो हमें ऐसे विकल्पों की आवश्यकता होगी जिनमें प्रदूषण बहुत कम हो या ना हो। जीवाश्म ईंधनों के दहन से CO2 निर्मित होती है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी है। इससे पृथ्वी पर ताप वृद्धि हो रही है। हाइड्रोजन प्रदूषण रहित ऊर्जा प्राप्ति का आदर्श विकल्प है, क्योंकि इसके दहन से केवल H2O निर्मित होता है और वो प्रदूषणकारी नहीं है। हाइड्रोजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्ति की तकनीकें, ऊर्जा संरक्षण तथा इससे संबंधित मशीनरी के विकास की परिकल्पना को ही हाइड्रोजन अर्थशास्त्र है। हाइड्रोजन अर्थशास्त्र का मतलब है वो टेक्निक डेवलप की जाए जिनसे हाइड्रोजन का स्टोरेज और हाइड्रोजन को ईंधन की तरह प्रयोग में लाया जा सके, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टोर करना भी एक बड़ी समस्या है। हाइड्रोजन का पहले तो निर्माण ही बड़ी समस्या, और दूसरा जो बड़ी समस्या है वो है हाइड्रोजन को स्टोर करना। जल के वैद्युत अपघटन से हाइड्रोजन का उत्पादन एवं ईंधन सेल में हाइड्रोजन का दहन दोनों ही भविष्य में महत्वपूर्ण है। जो देश इन टेक्निक्स को ज्यादा अच्छी तरीके से और अतिशीघ्र विकसित कर लेंगे, वो बहुत विकसित राष्ट्र माने जाएंगे। इस प्रकार ये तो रहा हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के बारे में। यूनिट 9 यानी कि हाइड्रोजन यही समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 10 को देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।